गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डीपली देखा था। एक बार उसको पहले क्विक रिवाइज कर लेते हैं और फिर देखते हैं आज के लेक्चर में हम कौन सा ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब कि मैं आपको डे फर्स्ट से बोल रही हूँ कि हमारा जो एक सेल होता है, सेल का बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होता है। अगर प्लांट सेल है, बैक्टीरियल सेल है तो सेल वॉल भी होगा, लेकिन अगर बात करते हैं एनिमल सेल का तो सेल वॉल एब्सेंट होगा। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और फिर बच्चों न्यूक्लियस होगा, है ना। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड कंटेंट, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। और कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका अपना पर्टिकुलर फंक्शंस होता है। अब ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो मैंने आपको बताया था, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है और कुछ मेम्ब्रेनलेस होता है। तो हमने अभी तक कुछ अपने सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के बारे में देखा था। अब उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि कुछ हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या है। ठीक है। अब आज के क्लासेस में इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। याद आ रहा है कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में? बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। और आपको मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है, आप यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हो। यहाँ पे सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है और वेसिकल्स प्रेजेंट होता है ना। फिर हमने क्या पढ़ा था बच्चों? तो हमने पढ़ा था आर ई आर और एस ई आर के बारे में, है ना। क्या पढ़ा था हमने? आर ई आर और एस ई आर के बारे में। अगर हम बात करते हैं आर ई आर का तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एस ई आर का बात करते हैं मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। वाई वी विल कॉल्ड आर ई आर एंड वाई वी विल कॉल्ड एस ई आर? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। मतलब जहाँ पे राइबोसोम्स अटैच होंगे, किससे अटैच होंगे बच्चों? सिस्टर्नी से अटैच होंगे। वो ईआर क्या बनाएगा? वो ईआर प्रोटीन बनाएगा, है ना। और जहाँ पे सिस्टर्नी पे अटैच नहीं होंगे राइबोसोम्स, जहाँ पे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, वो एसईआर क्या बनाएगा? ये लिपिड बनाएगा। आ रहा है याद? और साथ ही साथ क्या हो रहा था बच्चों? तो आरईआर जो होता है ये लिपिड बनाता है, बट एसईआर तो आरईआर क्या बनाता है? सॉरी, प्रोटीन बनाता है। और जो एसईआर होता है ये लिपिड बनाता है। और एसईआर और भी क्या करता है बच्चों? तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स भी करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कहाँ पे करता है? इन लीवर सेल्स के अंदर करता है ना। तो ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखा था। मतलब मीन्स हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बेसिकली क्या पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज आरईआर एंड सेकेंड इज एसईआर। आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाएगा। और इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मेजरली वो 3 होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। आरईआर में राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जब ये लिपिड और प्रोटीन बना दे रहा है, अब ये लिपिड और प्रोटीन बनाने के बाद अब कौन सा ऑर्गेनल्स आएगा? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चों जो हमारा ईआर होता है ना, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और जो हमारा गोल्जी बॉडी होता है और लाइसोसोम्स होता है, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों एक्चुअल में बेस्ट फ्रेंड होते हैं, है ना। यानी ये तीनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलने वाला, है ना। तीनों को अगर कोई भी बात कहीं से पता चली तो तीनों जब तक एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? इनका जो भी इन्होंने जो भी खा रखा है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। मतलब हमारे ये कोऑर्डिनेटिंग सेल ऑर्गेनल्स हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। कौन कौन से बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और क्या है आपका? लाइसोसोम्स है। तो ठीक है, चलो अब कैसे ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं वो भी हमने देख रखा था, लेकिन एक बार पहले रिवीजन कर लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया? इसका अपना काम खत्म हो गया। कैसे काम खत्म हो गया मैम? मतलब इसने लिपिड और प्रोटीन बना करके रख दिया। अब ये जो लिपिड और प्रोटीन बनाता है, इसी से मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनते हैं। अब जब बच्चों ये बना दिया, उसके बाद कौन सा आएगा ऑर्गेनल्स? उसके बाद आएगा आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को वी कैन से ऑल्सो लिपोकॉन्ड्रिया, वी कैन से ऑल्सो गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। गोल्जी बॉडी में मैंने आपको बताया था कि सिस्टर्नी प्रेजेंट होगा, ट्यूब्यूल्स होगा, वैक्यूल्स भी होगा।
गोल्जी बॉडी के दो फेसेस होते हैं, है ना। जो इसका फ्रंट फेस है, जैसे मानो ये, जैसे आप देख रहे हो ना, ये गोल्जी बॉडी हो गया, तो ये सिस फेस हो गया, इधर की तरफ ट्रांस फेस हो गया। तो गोल्जी बॉडी कैसे उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ? जब उसने बना दिया तो मॉडिफिकेशन भी तो करना है, ट्रांसपोर्टेशन भी तो करना है, रिसीविंग भी तो करना है, फिर उसको आगे किसी और को भेज देना है। तो गोल्जी बॉडी ने क्या किया? रिसीविंग किया। किसका रिसीविंग इसने किया? उस प्रोटीन और लिपिड का रिसीविंग किया। और ये प्रोटीन और लिपिड का जब रिसीविंग करता है, किसके थ्रू करता है बच्चों? सिस फेस के थ्रू करता है। सिस फेस को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, है ना। जैसे मानो इसको ऐसे इमेजिन करो कि जैसे मानो तुमने कुछ भी ऑर्डर किया है ना, फ्लिपकार्ट से तुमने कुछ भी ऑर्डर किया। अब जो तुम ऑर्डर करते हो, जो तुम्हारे तक पहुंचता है, तो वो पहले कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बन रही है ना। तो तुम मान लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा फैक्ट्री हो गया। अब वो फैक्ट्री से कोई ना कोई रिसीव कर रहा है, रिसीव करने के बाद फिर पैकेजिंग उसकी होती है। तो ये गोल्जी बॉडी जो है ना, ये बॉस है यहाँ का, है ना। जो तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं, इन तीनों बेस्ट फ्रेंड में एक ऐसा होता है ना जो सब डिसाइड करेगा। वो दोनों जब भी कंफ्यूज होंगे वो उसके पास जाएंगे। तो वैसे ही गोल्जी बॉडी क्या है? बॉस है उन दोनों का। तो वैसे ही हमारे गोल्जी बॉडी क्या करेंगे? ये रिसीविंग भी करने का काम करते हैं। फैक्ट्री में बन गया, मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बना दिया। अब इसने किया, क्या किया? इसने उसको रिसीव किया। अब रिसीव करने के बाद इसको लगता है समथिंग, कुछ एरर्स हो सकती है, तो ये मॉडिफिकेशन भी करता है। और ये एक्चुअली में आपके काम की नहीं है, आप क्लास 11th में जाओगे तो पढ़ोगे, बट आपको फिर भी मैंने बोला था कि थोड़ा कॉम्पिटेटिव लेवल पे थोड़ा अपने कंसेप्ट को डेवलप करना है, थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट को और क्या करना है, मतलब और आपको डेप्थ में जा कर के अगर पढ़ना है। कभी भी अगर आप किसी ओलंपियाड्स लेवल एग्जामिनेशन में अगर बैठते हो, आप एग्ज़ाम देते हो, तो वहाँ पे आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि आपने थोड़े से अपने कंसेप्ट को डेवलप किया है, उसको बिल्डअप किया है। तो ये मॉडिफिकेशन कर रहा है। मॉडिफिकेशन मीन्स व्हाट बच्चों? मॉडिफिकेशन का मतलब हो गया कि इसके पास कुछ सुगर्स होते हैं, एंड सुगर्स को हम एक्चुअल में ग्लाइकॉन भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं? वो जो लिपिड बनाया था ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, और जो प्रोटीन बनाया था ना, उसके साथ ग्लाइकॉन को ऐड करवा देते हैं, अटैच करवा देते हैं। अब ग्लाइकॉन लिपिड के साथ अटैच हो रहा था, तो हम क्या बोल रहे थे बच्चों? जल्दी जल्दी बता दो। ग्लाइकोलिपिड, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोसाइडेशन। और ग्लाइकॉन प्रोटीन के साथ अटैच हो रहा था, तो हम क्या बोल रहे थे? जल्दी बता दो। हम बोल रहे थे ग्लाइकोप्रोटीन, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोसाइलेशन। तो मतलब इसने रिसीविंग भी किया और इसने मॉडिफिकेशन भी कर दिया। अब भाई ये मॉडिफिकेशन करने के बाद क्या करता है? तो मॉडिफिकेशन करने के बाद ये ट्रांसफेज की तरफ भेज देता है, मतलब ऐसे नीचे की तरफ भेज देगा, है ना। और जब ट्रांसफेज की तरफ भेज देगा तो क्या होगा बच्चों? वहां से आउट गोइंग की प्रोसेस होगी, है ना। मतलब कि अब ऐसा समझो कि अब जैसे क्या हुआ कि गोल्जी बॉडी ने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद जब इसने पैकेजिंग कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया, और मॉडिफिकेशन करने के बाद तुम्हारा ऑर्डर क्या हुआ? डिलीवरी बॉय तुम तक लेकर के आएगा। तो ऐसे ही अब यहाँ से क्या होगा? आउट गोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, वेसिकल के में वो जो फील हुआ है, अब वो क्या होते हैं? वो मैच्योर हो जाते हैं। तो हम इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एक्चुअल में ट्रांसफेस, ट्रांसफेस, ट्रांसफेस हम बोलते हैं, ट्रांसफेस। और हम बोलते हैं इनको सिक्रीटरी, मैच्योर, मैच्योर सिक्रीटरी, सिक्रीटरी वेसिकल, सिक्रीटरी वेसिकल, ठीक है। अब बच्चों, अब इसका काम तो खत्म हो गया। मतलब तुमने समझ गए, तुम समझ गए कि फर्स्ट वाला बेस्ट फ्रेंड क्या किया? तो उसने बेचारा बनाने का काम किया, है ना। क्या उसने बनाया? उसने मैम लिपिड बनाया, उसने मैम प्रोटीन भी बना दिया। और उससे किसको फायदा हुआ? फायदा हुआ मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। उसके बाद मैम जो बॉस है, बॉस का बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, वो क्या कर रहा था? तो गोल्जी बॉडी ने मॉडिफिकेशन किया, रिसीविंग किया, ट्रांसपोर्टेशन भी करवाने का काम करता है ना। अब उसके बाद क्या आता है बच्चों? उसके बाद जो हमारा लाइसोसोम्स है वो आता है। लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? तो लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं बच्चों, लाइसोसोम्स क्या है? ये आपको मैंने गोल्जी बॉडी का ऐसे सेपरेशन के लिए दिखा रखा है कि ऐसे सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और जल्दी बता दो, ये सिस्टर्नी, वेसिक्यूल्स, ट्यूब्यूल्स और कहाँ प्रेजेंट है? मैम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी गुड बच्चों। चलो आगे देखते हैं लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स के बारे में आपको मैम ने क्या बताया था? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल
है ना। सुसाइडल बैक ऑफ द सेल हम इसको क्यों बोलते हैं बच्चों? मैंने आपको बताया था कि अब ये क्या करेगा, मानो ड्यूरिंग बायोजेनेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रहा है या कोई भी सेल ऑर्गेनल्स बन रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर काम प्रॉपर ही हो। तो उस टाइम में जब कुछ एरर्स हो जाती हैं, वो टूट जाते हैं, तो उनको ये लाइसोसोम्स क्या करता है, ये उनको डाइजेस्ट कर लेता है। अब क्यों डाइजेस्ट कर लेगा, ऐसा इसके पास क्या है? तो बच्चों इसके पास है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, है ना। और ये जो इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। और मैंने क्या क्या तुमको बता रखा था, डाइजेस्टिव एंजाइम में लाइपेजेस थे, न्यूक्लियस थे। लाइपेजेस वर्क्स ऑन लिपिड, वो लिपिड का डाइजेशन करेगा। कार्बोहाइड्रेजेस वर्क्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, है ना। और प्रोटीनेज वर्क्स ऑन प्रोटीन, जो न्यूक्लियसेस वर्क्स ऑन न्यूक्लिक एसिड। मतलब उनका अपना पर्टिकुलर क्या है कि जो न्यूक्लियसेस रहेंगे वो न्यूक्लिक एसिड पे ही वर्क करेंगे, मतलब डीएनए आरएनए पे वर्क करेंगे। जो प्रोटीनेज रहेंगे वो प्रॉपर प्रोटीन पे ही वर्क करेंगे। मतलब वर्क करने का मतलब क्या, उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको खा जाएंगे, उसको खत्म कर देंगे, है ना। तो ये किसका काम था बच्चों, ये लाइसोसोम का काम था। और इसके अंदर का जो यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो कैसे मीडियम पे वर्क करते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि वो एसिडिक मीडियम पे वर्क करते हैं। कैसे करते हैं, एसिडिक मीडियम पे वर्क करते हैं, है ना। तो चलो अब समझ गए लाइसोसोम्स के बारे में। अब बच्चों ये तो हमारे क्या थे, तो ये हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम थे। मतलब इनका काम क्या था, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके अपना काम कर रहे थे। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे कुछ ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहे हैं। तो अब उसमें आपका सबसे पहला आपका जो ऑर्गेनल है वो है बच्चों वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स जो होता है ये अपना ज़्यादा जो स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है उस प्लांट्स में रखता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स नहीं होता है। तो चलो देखते हैं एक बार, ठीक है। आप ये देख सकते हो ये है वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल का जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होता है, जो आउटर पार्ट होता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। याद रखना है क्या हम बोलेंगे, इसके आउटर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलेंगे। इसे याद रखना क्योंकि अक्सर इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। आ गया समझ में? चलो अब देखते हैं थोड़ा बहुत वैक्यूल्स के बारे में। तो वैक्यूल्स क्या करता है, वैक्यूल्स जो है ना बच्चों ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। वैक्यूल्स में क्या होते हैं, इसमें सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं ना वो इसमें डिपॉजिट रहते हैं, वो इसमें जमा रहते हैं, ठीक है। तभी तो वैक्यूल, और किसके अंदर, प्लांट के अंदर। तभी वैक्यूल क्या करता है, 90% पार्ट को प्लांट के ऑक्यूपाई करके रखता है। यानी कि सैफ फिल्ड वेसिकल्स बाउंड विथ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, है ना। स्टोर वाटर मिनरल्स एंड रिजर्व फूड, यानी कि फूड को भी रिजर्व करके रखेगा, वाटर को भी रखेगा, मिनरल्स को भी रखेगा, और साथ ही साथ मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल। अब और जल्दी से बता दो टर्जिडिटी सेल को कहाँ पे कौन दे रहा था, तो यस मैम, है ना, सेल वॉल, है ना। मैंने तुमको बताया था ना सेल वॉल के बारे में कि वो मेंटेन करता है शेप को और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कॉल्ड टोनोप्लास्ट, यानी जो उसका जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल जो उसका मेम्ब्रेन है, जो उसका सबसे आउटर पार्ट है बच्चों, उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। एंड द लिक्विड कंटेंट इज कॉल्ड सेल सैप, और उसका जो अंदर का लिक्विड कंटेंट है उसे हम सेल सैप बोलेंगे। यानी कि दो पार्ट हो गया टोनोप्लास्ट और दूसरा पार्ट हो गया सेल सैप। दिस आर, एक बार मैं तुम्हें दिखा दे रही हूँ, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों आपका सेल सैप, और ये जो आउटर पार्ट हो गया, दिख रहा है तुम्हें, ये फोटो दिख रहा है, ये फोटो में तुमको जो ये आउटर पार्ट दिख रहा है इसे हम टोनोप्लास्ट बोलेंगे, और इसे हम क्या बोलेंगे, अंदर का जो लिक्विड कंटेंट है इसको हम बोलेंगे सेल सैप, ठीक है। अब आगे देखो, तो दीज आर स्मॉल साइज्ड बट मेनी इन नंबर्स इन एनिमल, यानी हमारे अंदर में ये स्मॉल साइज होता है बट मेनी इन नंबर्स होते हैं, है ना, यानी छोटा रहेगा बट ज़्यादा रहेगा। बट इन प्लांट्स के केसेस में देखो तो वाइल प्लांट्स हैव सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यानी कि उसके 90% पार्ट को कवर करके रखता है और सेंटर में रहता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इन प्लांट्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स आर फाउंड, ठीक है। प्लांट्स के अंदर में क्या होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं। और वैक्यूल क्या कर रहा है बच्चों, वैक्यूल का फंक्शन क्या है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा है, गोल्जी बॉडी उसका पैकेजिंग कर रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहा है, फिर सिक्रीशन का काम कर रहा है,
उसके बाद आपका रिसीविंग का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। वैसे ही वैक्यूल्स क्या कर रहा है, तो जितने भी प्लांट्स का जो रिजर्व फूड है, जो उसका कचरा है, जो उसका वाटर है, जो उसका मिनरल्स है, उसको स्टोर करने का काम कर रहा है ना। अब आगे देखोगे तो ये 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, यानी जो हमारे प्लांट्स हैं उसका जो सेल है उसका ये 50 to 90% क्या होता है, प्लेस को ऑक्यूपाई करके रखता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल कितने टाइप के होते हैं बच्चों? जो वैक्यूल होते हैं ना, ये एक्चुअल में 3 से 4 टाइप के होते हैं। फूड वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, सैप वैक्यूल होता है, गैस वैक्यूल होता है। आपको इसके बारे में ज़्यादा डेप्थ नहीं पढ़ना है, बट फिर भी जान लो कि ये वैक्यूल्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो जो फूड वैक्यूल होते हैं ना बच्चों, एक्चुअल में ये अमीबा के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक्चुअल में ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। ठीक है। देखो, the sacs contain ingested food particles fuse with lysosomes to form food vacuole, यानी कि जो उनके जो देखो यहाँ पे the sacs containing ingested food particles fuse with lysosomes to form, यानी जो सीडोपोडिया होते हैं उनके साथ जो सीडोपोडिया के साथ वो अपने फूड को इंजेस्ट करते हैं। तुम क्लास 10th में जाओगे तो बहुत प्रॉपर पढ़ोगे, या तुमने क्लास 8th में भी पढ़ रखा होगा, 8th में भी थोड़ा बहुत तुमको पता होगा कि अमीबा इज इरेगुलर इन शेप। तुमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ रखा होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो जो तुम्हारा चैप्टर था, कि अमीबा यूनिसेलुलर होता है, और यूनिसेलुलर के साथ ही साथ इरेगुलर इन शेप होता है। क्यों इरेगुलर इन शेप होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया इज व्हाट बच्चों? सीडो मीन्स हो जाता है फॉल्स, और पोडिया मीन्स क्या होता है? फिट। यानी चूंकि उनके पास फॉल्स फिट होता है, फॉल्स पैर होता है, जिनकी वजह से उनको हम क्या बोलते हैं? अमीबा इरेगुलर इन शेप के हैं। अब वो क्या काम करते हैं बच्चों? तो वो अपने आप को, उनके पास जब खाना आता है तो वो अपने आप को जितना हो सके कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करते हैं? खाना को ले लेते हैं। जब वो लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज कर जाते हैं तो फ्यूज करने के बाद क्या बनता है? फूड वैक्यूल बनता है। यानी ये प्रोसेसेस कहाँ पे हो रही हैं? इन अमीबा एंड एमीबाइड सेल्स ऑफ हायर एनिमल। हायर एनिमल के जो एमीबाइड सेल्स हैं। अब एमीबाइड सेल्स जो हायर एनिमल के हैं वो क्या हैं? तो आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे बच्चों कि हमारा जो ब्लड होता है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है? 2 टाइप का मानो होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है। रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स भी होते हैं। जो वाइट ब्लड सेल होता है एक्चुअल में उनका एमीबाइड सेल होता है, शेप होता है। ठीक है। आगे देखो, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल occurs in some unicellular फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, मीन्स यानी अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। जो ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे हैं उनके अंदर में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। इसका मतलब क्या है ऑस्मो रेगुलेशन? देखो, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करे। मतलब कि मानो जैसे फिशेज हैं, है ना, फिशेज पानी में रह रही हैं, तो जब वो पानी में रह रही हैं तो आपको पता है ना कि वो बहुत फास्ट ब्रीथ करती हैं, मतलब उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है बहुत फास्ट होता है। क्यों बच्चों? ऐसा तुमने बहुत बार सुना होगा कि ब्रीदिंग उनका रेट बहुत फास्ट होता है हमारे कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे पास ना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 अवेलेबल है, बट वो ना जो वाटर है उस वाटर में उनका O2 डिजॉल्व है, और एक तो वो गिल्स के थ्रू ले रही हैं तो वो वाटर एक्चुअल में लेती हैं, उससे वो O2 लेती हैं। ठीक है। आप बाद में पढ़ोगे कि उनमें ओपेरकुलम प्रेजेंट होता है, उससे वो O2 को क्या करती हैं? ले लेती हैं, सक कर लेती हैं। तो उनके पास उतना अमाउंट ऑफ क्या है? O2 अवेलेबल नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रेशर को मेंटेन करना इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है। तो जो ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है या फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है? तो जो हमारा यूनिसेलुलर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरामीशियम और क्या हो जाएगा आपका? एमीबा। अब उसके बाद देखो देखो ऑस्मो रेगुलेशन, द मेंटेनेंस ऑफ constant osmotic pressure in fluids of an organism by the control of water and salt concentration। ठीक है। कि अपने बॉडी के अकॉर्डिंगली वाटर में कितना अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली उसको मेंटेन करना इस क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और मैंने आपको बताया था गैस वैक्यूल भी होते हैं। ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं बच्चों, वैक्यूल्स के बारे में हमें सिर्फ जितना ही जानना था कि वो क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है। किसका किसका? जो भी वेस्ट रहेगा या जो भी रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा या फिर जो भी क्या रहेगा, वाटर रहेगा, मिनरल रहेगा, सॉल्ट रहेगा, उसको क्या करता है? स्टोर करके रखता है। वहाँ से मेजर आपके क्वेश्चंस कहाँ पे बनते हैं कि प्लांट के अंदर में जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है ये 90%
प्लेस को ऑक्यूपाई करके रखता है। मैं बार बार बच्चों क्यों लेक्चर में रिपीट करती हूँ, ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, या जो भी तुम्हें फ्यूचर में ज़्यादा को रिलेट उससे करके, उससे इंटरलिंक्ड करके तुम्हें टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, वो तुमको याद हो जाए लेक्चर करते करते, है ना। चलो, अब उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। मैं तुमको बैक लेक्चर में पढ़ा रही थी तो बोल भी रही थी, है ना, कि कोई एक क्वेश्चन था, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑप्शन में था, तो मैं तुम्हें बोल रही थी कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल का एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया का लेना देना किससे है। देखो बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सबसे पहले इसके बारे में तुम एक बात अपने दिमाग में बैठा लोगे, और ये तुम्हें क्लास 11th में भी काम देने वाला है जब तुम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ोगे, है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैं बार बार मैम आप क्लास 11th बोलती हैं। देखो, मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जो नीट ऑप्ट करने वाले हैं, है ना। मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ जो जेई देने वाले हैं, बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत अभी एक्स्ट्रा जान लेते हो तो तुम्हें क्या होता है, कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जामिनेशन देने में आसानी रहती है। तो मैंने क्या बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। क्या इसका मतलब है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है? और क्यों मैंने बोला कि लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है? क्योंकि तुमने देखा था ना कि लाइसोसोम के सिंगल मेम्ब्रेन थे और उनको हम क्या बोल रहे थे, टोनोप्लास्ट। अब ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मतलब क्या हो गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखेगा आपको, ये तुम हॉट डॉग खाते हो ना, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल हॉट डॉग की तरह दिखता है, ठीक है। चलो, अभी पहले क्लास कर लो, फिर बाद में जाके हॉट डॉग खा लोगे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये आपको आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, और ये इनर मेम्ब्रेन है ना, ये इनर मेम्ब्रेन हुआ ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसलिए हम बोलते हैं ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। अब देखो अंदर में क्या होता है, इनफोल्डिंग इसका होता है, इनफोल्डिंग होता है। ये जो इनफोल्डिंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, जो इसके सरफेस को भी इंक्रीज करने का काम करता है, इनफोल्डिंग, इस इनफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस इनफोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टी। इतना तो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन हो गया आउटर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये इसके जो इनफोल्डिंग्स हैं, ये जो आपको फिंगर लाइक ऐसे दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, इनफोल्डिंग को क्रिस्टी बोलते हैं। ध्यान रखना, क्रिस्टी, नॉट सिस्टर्नी। सिस्टर्नी कहाँ पे था, गोल्जी बॉडी में था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था, बट ये क्रिस्टी है। अब उसके बाद बच्चों, इसके बीच में ना ये जो स्पेस है ना, आउटर और इनर के बीच में स्पेस है, इस आउटर और इनर के स्पेस को क्या बोलते हैं, एक्चुअल में इस आउटर और इनर के स्पेस को हम बोलते हैं बच्चों पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलेंगे हम, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल कॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनके स्पेस को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब इनके पास क्या होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ना, ये एक्चुअल में ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स का सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये अपना सारा काम खुद कर सकते हैं, मतलब इनके पास अपना डीएनए भी है, इनके पास अपना प्रोटीन भी है, ठीक है। तो अपना इनके पास डीएनए है, मतलब इनके पास जेनेटिक मटेरियल भी है, इनके पास अपना प्रोटीन भी ये बना पा रहे हैं। क्यों प्रोटीन बना पा रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपको क्या बोल रही हूँ, राइबोसोम इज द साइन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। जहाँ पे देखो राइबोसोम प्रेजेंट रह रहा है, वो प्रोटीन बना दे रहा है, मतलब कि राइबोसोम इनके पास भी होंगे, है ना। तो इनके पास क्या होंगे बच्चों, इनके पास राइबोसोम्स होंगे, और इनके पास क्या होगा बच्चों, तो इनके पास डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है, डीएनए प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अब चलो, अब इसको देखो कि मैंने जितना चीज़ तुम्हें बताया वो दिख रहा है या नहीं। सबसे पहले आपका आउटर मेम्ब्रेन है ना, उसके बाद ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच में जो स्पेसेस, जो फ्लूइड है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या उसको हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये जो जो मैंने तुम्हें फोल्डिंग दिखाया था ना, इनफोल्डिंग ऐसे जो मैंने तुम्हें जो क्रिस्टी दिखाया था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, अब देख रहे हो ना, इस क्रिस्टी के भी बीच में स्पेसेस अवेलेबल है ना, तो एक्चुअल में हम उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब साथ ही साथ इसके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है, देख रहे हो ना, ये तुम्हें दिख रहा है ना इसका डीएनए,
और डीएनए की वजह से इनका अपना जेनेटिक मटेरियल ये क्या कर सकते हैं, खुद इसको फॉर्म कर सकते हैं, इसको हेरिडिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनके पास क्या होता है, इनके पास राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स कैसा सेल ऑर्गेनल होता है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स होता है। राइबोसोम की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या अलग काम कर लेगा, तो मैम प्रोटीन बना लेगा। ठीक है, चलो अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर तुम देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज एनर्जी प्रोड्यूस्ड हियर, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो फंक्शन इसका यही है कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बन रहा है। एनर्जी किस फॉर्म में बन रहा है, एनर्जी बच्चों एटीपी के फॉर्म में बन रहा है। और एटीपी क्या है, एटीपी है आपका, एटीपी क्या है, जैसे मैं बोलती हूँ कि इंडिया हो गया है ना, तो इंडिया का, हमारे इंडिया का करेंसी क्या हो गया, रुपए, है ना। वैसे ही हमारा जो एनर्जी है उस एनर्जी का करेंसी है, यानी एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल या यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो एटीपी है बच्चों, आप आगे पढ़ोगे ये एटीपी को एडिनोसाइन, अभी तो आप बस जान लो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं इसे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है ये क्या होता है, एक्चुअल में बच्चों ये जो होता है ये एक तरह का न्यूक्लियोसाइड होता है। और ट्राइफॉस्फेट मतलब क्या हो गया कि 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ठीक है। 2 रहेंगे तो हम उन्हें डाइफॉस्फेट बोल देंगे, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका एक्चुअल में बेस पेयर्स होता है। जब उसके साथ बेस पेयर्स के साथ, जब बेस पेयर जो है न्यूक्लियोसाइड बन जाते हैं तो ये एडिनोसाइन हो गया, मतलब कि इसके साथ पेंटोज शुगर आ जाता है। ये सब आप बाद में क्लियर करके पढ़ोगे, ये अभी आपके बिल्कुल काम का नहीं है। अभी आपको सिर्फ क्या याद रखना है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी है। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, सेल का एनर्जी करेंसी है ना। तो ये क्या करता है, ये एक ऐसा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जिसके पास क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग होती है, जो इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। और क्या क्या करेगा बच्चों, तो देखो ऑक्सीडाइज फूड टू रिलीज एनर्जी, यानी कि फूड का ही ऑक्सीडेशन करा रहा है। और ऑक्सीडेशन करा के क्या कर रहा है, उसे रिलीज कर रहा है एनर्जी को, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो देखो ये क्या कर रहा है बच्चों, ये सेल्यूलर एक्टिविटीज एंड मैकेनिकल वर्क को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, किसके अंदर में, तो सेल के अंदर में। क्या करके सपोर्ट कर रहा है, एनर्जी दे करके सपोर्ट कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया इस साइट पर, और साथ ही साथ यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। आगे तुम पढ़ोगे ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, तुम ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ोगे, तुम क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ोगे, सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में पढ़ोगे, तो तुम जानोगे कि कहाँ पे क्या साइटोप्लाज्म में होता है, कहाँ पे क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म को सबसे पहले एक्चुअल में बेंडा ने दिया था, ठीक है। और उसके बाद इसके आउटर मेम्ब्रेन को हम पोरस बोलते हैं। इंटीरियर इज फिल्ड विथ जेल लाइक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कंटेन स्मॉल साइज, जो मैट्रिक्स होते हैं वो मैट्रिक्स में 70s राइबोसोम होते हैं। ये मैं तुमको समझाऊंगी कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक सेल में बच्चों एक्चुअल में 70s राइबोसोम होते हैं, ठीक है। अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लियर कर दे रही हूँ, ऐसे जब हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। क्या तुमको मैम ने बोला कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा, समझोगे अच्छे से, तसल्ली से समझोगे। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में मैम ने क्या बोला, 70s राइबोसोम। 70s राइबोसोम क्या है, राइबोसोम तो अभी तक पता था कि राइबोसोम इज साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम बेसिकली एक्चुअल में 2 टाइप के होते हैं, 70s और 80s। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर में कैसा होता है, 70s होता है। ओके मैम, आ गया समझ में। एंड व्हाट अबाउट यूकैरियोटिक मैम, सो इन यूकैरियोटिक सेल बेटा 80s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, है ना। यूकैरियोटिक सेल के अंदर में कौन से होते हैं, 80s राइबोसोम्स होते हैं। लेकिन तुम तो यहाँ पे देख रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया तो यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया तो मैम प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट ही नहीं था। प्रोकैरियोट्स के अंदर में राइबोसोम था मैम, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका मीजोसोम था, है ना। यानी कुछ कुछ बस प्रेजेंट थे, ठीक है। चलो डीएनए भी था स्कैटर्ड फॉर्म में, यानी क्रोमैटिन के फॉर्म में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का तो कहीं बात ही नहीं था बच्चों। एक्चुअल में ऑल प्रोकैरियोट्स जो भी सेल होते हैं उनके पास क्या होता है, 70s राइबोसोम होता है। और ऑल यूकैरियोटिक सेल के पास 80s राइबोसोम होता है। बट हियर वाज एक्सेप्शन,
है ना, साइंस है, बायो है, साइंस जहाँ पे है एक्सेप्शन तो होगा ही। तो मतलब कि ये एक यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल होता है और फिर भी यहाँ पे 70 एस राइबोसोम्स होते हैं, है ना। मैंने बताया था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम होंगे, मतलब ये प्रोटीन भी बेचारा खुद बना ले रहा है, इसके पास अपना खुद का डीएनए भी है, तभी तो पावर में है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्यों है? क्योंकि इसके पास अपना राइबोसोम भी प्रेजेंट है और इसके पास अपना और क्या प्रेजेंट है बच्चों, तो इसके पास अपना डीएनए भी प्रेजेंट है ना। तो तुम याद रखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया तो यूकैरियोट्स में पाया जा रहा है, मतलब यूकैरियोट्स के सेल ऑर्गेनल्स हैं, लेकिन फिर भी इनके पास क्या होगा, इनके पास 70 एस राइबोसोम ही रहेगा, 80 एस राइबोसोम नहीं रहेगा। लेकिन बाकी हमारे जितने भी यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स हैं यूकैरियोट्स के अंदर में, उनके पास क्या होगा बच्चों, तो जो भी राइबोसोम्स होंगे वो 80 एस राइबोसोम्स होंगे। अब थोड़ा बहुत और जान लो, ये जो 70 एस होता है ना, ये 70 एस 50 एस और 30 एस में जाकर के क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब ये 70 एस क्या है, एस फॉर स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ठीक है। अभी इतना याद रख लो कि एस को हम क्या बोलते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बोलते हैं। ये जो एस है बच्चों, ये 50 एस और 30 एस में क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। अब अगर तुम बोलोगे कि मैम इन दोनों को हमने ऐड किया ना, तो 50 + 30 इक्वल टू मैम 80, तो ये कैसे हो गया मैम, ये कौन सा मैथमेटिक्स है? तो यहाँ पे कोई भी तुम्हें मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज इट इज बायोलॉजी, है ना, ये तो बायोलॉजी क्लास है। एंड बायोलॉजी में वी कांट अप्लाई मैथमेटिक्स, है ना, हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं मैथमेटिक्स को अपने बायोलॉजी के थ्योरी पे। तो ये 50 एस और 30 एस है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या होता है। ये इनको हम पैलेडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या इनसे लेना देना है। हम जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं, मैं तुमको बताऊंगी, तो कहाँ पे कौन सा सेटल हो जाता है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको बोलते हैं। तो ये सब क्या है, अभी इसको हम थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। अभी बस हम क्या समझते हैं, अच्छा हाँ, अब 70 एस का तो 50 एस और 30 एस हो गया, 80 एस का क्या हो जाएगा बच्चों, 60 एस और 40 एस, है ना। बोलोगे मैम ये तो और ज़्यादा हो गया, है ना, ये तो चलो जो भी जोड़ के इसको ऐड करके मैम 50 एस और 30 एस तो 80 एस था, लेकिन फिर भी ये 70 एस, बट मैम इसको तो ऐड कर रहे हैं तो ये 100 हो रहा है। बट बच्चों यहाँ पे क्या होता है, 60 एस और 40 एस ये सेपरेट हो रहे हैं, बट एक्चुअल में 80 एस राइबोसोम ही है। क्योंकि मैं फिर से यही बोलूँगी कि हम मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं करेंगे बायोलॉजी के क्लास में, है ना। तो इनके पास 70 एस राइबोसोम्स होता है और साथ ही साथ बच्चों इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। बट डीएनए कैसा होता है, तो इनके पास होता है बेटा सर्कुलर डीएनए, ठीक है ना। सर्कुलर डीएनए, मॉलिक्यूल्स एंड फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, और कुछ फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। अभी तुम बस याद रखोगे, अभी तुम्हें ये बिल्कुल नहीं समझ आएगा, हो सकता है मे भी तुम्हें केमिस्ट्री में समझाया जा सकता है कि फॉस्फेट वगैरह क्या है। चलो, सर्कुलर डीएनए का मतलब क्या होता है, लीनियर डीएनए और सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए का मतलब क्या होता है, जो गोल गोल हो, है ना, और लीनियर डीएनए जो हम एक्चुअल में डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, जो मैंने तुमको दिखाया भी होगा, ठीक है। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। बट साथ ही साथ बच्चों एक एक्सेप्शन है ना, और ये एक्सेप्शन हमने ऑलरेडी पढ़ भी रखा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे जो मैमल्स होते हैं ना, उन मैमल्स के अंदर क्या होता है, आरबीसीज के अंदर भी एब्सेंट होता है। एंड व्हाट इज आरबीसीज, आरबीसीज को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। क्या हम बोलते हैं इसे, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, है ना। तो बस इसको याद रखोगे इसके एक्सेप्शन को, कि ये आरबीसीज के अंदर में क्या होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का तुमसे कोई भी फंक्शन पूछे तो क्या बोलोगे कि मैम ये एटीपी बना रहा है, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और साथ ही साथ मैम क्या होगा कि इसको हम यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोल रहे हैं। मतलब बेसिकली इसके दो फंक्शंस हो गए मैम, कि एक तो ये क्या कर रहा है, ये एटीपी बना रहा है, मतलब कि हमारे सेल को एनर्जी मिल रही है, और दूसरा क्या होता है, तो ये एटीपी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में होता है, ट्रांसक्रिप्शन में होता है, ट्रांसलेशन में होता है। अभी सिर्फ तुम याद रखोगे, बाद में तुम्हें सब समझ आएगा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एक हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है,
ये क्यों मैं बोल रही हूँ इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, क्योंकि जो तुम्हें ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में जो तुमने सुना होगा है ना, जिसकी वजह से प्लांट्स अपना खाना बना पाता है, और उसी खाना बनाने की वजह से हम भी जिंदा रह पाते हैं, है ना। प्लांट्स अपना खाना बनाता है तो उसको हम खाते हैं, फिर प्लांट्स को, क्योंकि वो सरवाइव कर रहा है तभी तो उस पर हम फीड ले पा रहे हैं। तो ये क्या है, प्लास्टिड की वजह से है। और चलो और इम्पोर्टेंट मैं बातें बता देती हूँ। ये जो हमें इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स दिखते हैं, इतने मल्टी कलर्ड हमें फ्लावर्स दिखते हैं, वो क्यों दिखते हैं बेटा, प्लास्टिड की वजह से दिखते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं प्लास्टिड अब कैसा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। तो प्लास्टिड भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। यानी क्या याद रखोगे, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। और कौन डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। अब तुमसे कोई पूछे प्लास्टिड कहाँ पे होता है, तो प्लास्टिड हमारे अंदर होता है बेटा, नो हमारे अंदर नहीं होता है। ठीक है, किसके अंदर होता है, तो ये अंदर होता है प्लांट्स में होता है प्लास्टिड। ठीक है, और प्लास्टिड क्या करता है बेसिकली, एक्चुअल में जो प्लास्टिड है ना बच्चों, ये स्टोरेज का काम करता है। वैक्यूल्स नहीं है ये, बट ये स्टोरेज का काम करता है। टर्म प्लास्टिड वॉज गिवन बाई हैकल, हैकल ने दिया था। अब किसका स्टोरेज करता है, ये पिगमेंट का स्टोरेज करता है, प्रोटीन का स्टोर करता है बच्चों, स्टार्च को स्टोर करता है, साथ ही साथ लिपिड और फैट को स्टोर करता है। अब देखते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं और कौन किसको स्टोर करता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्लास्टिड के हमारे कितने टाइप होते हैं बेटा, 3 टाइप होते हैं। पहला क्या है क्रोमोप्लास्ट, और दूसरा क्या है आपका ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा क्या है क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्रोमोप्लास्ट जो ये तुम देख रहे हो ना, इसी क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट डिफरेंट कलर, उनके पिगमेंटेशन है ना, क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग डिफरेंट कलर या डिफरेंट पिगमेंटेशन दैट प्रोवाइड्स टू फ्लावर, वो फ्लावर को प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब जो तुम्हें इतना सुंदर सुंदर फ्लावर दिखता है, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, ये किसकी वजह से दिख रहा है, तो ये तुमको क्रोमोप्लास्ट की वजह से दिख रहा है, क्योंकि इनके अंदर में ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंटेशन क्या है, स्टोर है। दिख रहा है ना तुमको, यहाँ पे सनफ्लावर दिख रहा है, बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो ये सारे फ्लावर्स का कलर ऐसा क्यों है बेटा, तो ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। आ गया समझ में क्रोमोप्लास्ट क्या है। अब उसके बाद सेकंड हमने बात किया ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना, ये बिल्कुल कलरलेस होता है। ठीक है, क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस होता है। और ये ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, ये एक्चुअल में 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला होता है एमाइलोप्लास्ट, दूसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, और तीसरा होता है इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, तो एमाइलोप्लास्ट जो है स्टोर स्टार्च, स्टोर स्टार्च यानी स्टार्च को स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा, प्रोटीन को स्टोर करेगा। और इलायोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा बेटा, ये करेगा फैट्स एंड लिपिड्स को, फैट्स एंड लिपिड्स को। आ गया समझ में। एंड व्हाट अबाउट क्लोरोप्लास्ट, हर बच्चे जानते हैं क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है मेसोफिल, कोई भी प्लांट्स के अंदर में मेसोफिल सेल्स जो होता है, उस मेसोफिल सेल्स के अंदर में एक ये जो हमारा सेल ऑर्गेनल्स होता है, उस सेल ऑर्गेनल्स के अंदर में ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से किसी भी जो लीफ होते हैं, प्लांट का पार्ट जो जो भी लीफ है या जो भी प्लांट का पार्ट जो भी अगर ग्रीन कलर है, वो क्यों है बच्चों, तो वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। आ गया समझ में। अब देखो एक बार इसको देख लेते हैं, ल्यूकोप्लास्ट का, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, और क्या है जो प्रोटीन बना रहा है। क्रोमोप्लास्ट क्या है, कलर पिगमेंट अदर देन ग्रीन, ग्रीन को छोड़ करके, फाउंड इन देम विच इम्पार्ट्स कलर्स टू द फ्लावर एंड फ्रूट। ठीक है, जो फ्लावर को भी और फ्रूट को भी दे रहा है, मतलब जैसे ब्राउन दे रहा है, मानो रोडोप्लास्ट जो हो गया रेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे कोई भी पिगमेंट नहीं रहेगा, मीन्स ये कलरलेस रहेंगे, यानी कि पिगमेंट एब्सेंट, कलरलेस। और किसका किसका स्टोरेज करेगा, तो जो एल्यूरोप्लास्ट है वो क्या करेगा, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। इलायोप्लास्ट मैंने क्या बताया था, फैट्स एंड लिपिड का स्टोर करेगा। और एमाइलोप्लास्ट
के बारे में मैंने क्या बताया था बच्चों? तो मैंने बताया था ये स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करेगा। और नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों, ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। मतलब यहीं पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया कि ग्रीन प्लांट्स क्या होता है? अपने लिए खाना बनाता है ना, वो खुद पे डिपेंडेंट रहता है। इट कैरीज ग्रीन पिगमेंट विच कैरीज आउट, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल है क्लोरोफिल, है ना। तो ये जो हमारे प्लांट्स के अंदर में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स के अंदर में जो क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनल्स होता है, उसके अंदर में क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और वो क्लोरोफिल क्या होता है बच्चों? ग्रीन पिगमेंट होता है एक्चुअल में। चलो अब देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स क्या है। क्लोरोप्लास्ट का जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तो प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर देखोगे कि ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, ये अगर मैं आपको इसका मॉर्फोलॉजी दिखाऊं, ठीक है, तो अब क्लोरोप्लास्ट भी आपके क्या होते हैं बच्चों? ये भी आपके एक तरह से ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होते हैं। मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था ना, वैसे इस क्लोरोप्लास्ट के पास भी क्या होता है? राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है। और साथ ही इस क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो तुम्हें पता है आउटर मेम्ब्रेन होगा, इनर मेम्ब्रेन होगा, है ना। जो उसके बीच में स्पेस होंगे, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, जैसे देखो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, तो इसके बीच में ये जो तुम्हें स्पेस है ना, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों क्या होता है, तो इनके अंदर में आप जाके क्लास जब 10th में जाओगे, फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे लाइव प्रोसेस, तो आपको बहुत डीपली पढ़ाया जाएगा कि थैलेकॉइड क्या होता है, ग्रेना क्या होता है। तो ये जो एक है इसको हम थैलेकॉइड बोल रहे हैं, और इसके जो बहुत सारे जो इसके बंचेज हैं, जो जैसे तुम सिक्का को, है ना, जो तुम्हारा कॉइन्स है, अगर कॉइन्स को ऐसे एक के ऊपर रख दोगे तो उनको हम क्या बोल देते हैं? ग्रैनम बोल देते हैं। और इनके बीच में जो कनेक्शंस है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेलियाई, यानी कि उससे क्या है? वो एक दूसरे से अटैच है। बट इतना तुम्हें डीपली नहीं पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब तुम नेक्स्ट देखोगे क्विक डाइजेस्ट। चलो इसमें देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन द फॉलोइंग कंस्टिट्यूशन, यानी कि इसमें प्रोटीन कितना परसेंट होता है, इसमें क्लोरोफिल कितना परसेंट होता है, इसमें डीएनए कितना परसेंट होता है, आरएनए कितना परसेंट होता है, एंजाइम कितना परसेंट। बच्चों जो प्रोटीन है ना, ये 40 to 50% होता है। प्रोटीन कितना होता है? 40 to 50%। क्लोरोफिल 7 to 10% होता है। आरएनए कितना होता है? आरएनए होता है 2 to 5%, ठीक है। डीएनए कितना होता है? मैंने बताया था ना सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, तो डीएनए रहेगा 23 to 25%। एंजाइम कितना होता है इसके अंदर में? एंजाइम्स एंड अदर, यानी कुछ जो हार्मोन्स वगैरह हैं, वो 1 to 2% होता है। आ गया समझ में? अब बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स के बारे में सिर्फ तुम्हें इतना पढ़ना है, मैं लिख देती हूँ क्लियरली, कि ये क्या है बच्चों? ये मेम्ब्रेनलेस है, ठीक है। क्या है? मेम्ब्रेन लेस है। और राइबोसोम्स जो होता है, राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि क्या करता है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये जहाँ पे प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे क्या बनेगा? वहाँ पे प्रोटीन बनेगा। राइबोसोम हमारा बेसिकली क्या होता है? दो टाइप का होता है, 70S और 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम, ठीक है, 70S और 80S राइबोसोम। 70S और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम होता है बेटा 50S और 30S। 50S इसका लार्जर सब यूनिट होता है, लार्जर सब यूनिट होता है, और 30S इसका स्मॉलर सब यूनिट होता है, स्मॉलर सब यूनिट होता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 80S राइबोसोम, सो 80S राइबोसोम कितने होते हैं बच्चों? ये होते हैं 60S और 40S। एंड आप बोलोगे कि 60S आपका क्या हो जाएगा? लार्जर सब यूनिट, 40S आपका स्मॉलर सब यूनिट हो जाएगा। अब एज फॉर क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। तो जो बच्चों ये जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, ये जो स्वेडबर्ग यूनिट है, इसको ऐसे समझ लो कि मानो हमने उसको डाला एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर, जैसे मिक्सी के अंदर तुम कुछ डालते हो, है ना, और उसको ऑन कर देते हो, तो जब आपके पार्टिकल्स जो होते हैं वो किस फेज में सेपरेट हो रहे हैं, मतलब कितना जल्दी सेपरेट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये यूनिट दिया गया था, ठीक है ना। तो देखो एक बार देखो इसको,
Ribosomes are site of protein synthesis, hence it is called as protein factory or engine of the cells. Present in both prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic के अंदर में कैसा 70s, इसके अंदर में 80s. डिस्कवर्ड बाय पैलेडे, पैलेडे ने डिस्कवर्ड किया था, इसलिए हम बेटा इसको बोलते हैं पैलेडे ग्रैन्यूल्स और पैलेडे पार्टिकल्स. क्या हम इसे बोलते हैं? पैलेडे ग्रैन्यूल्स और पैलेडे पार्टिकल्स बोलते हैं. ठीक है. स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है और द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ इट्स आर आरएनए एंड प्रोटीन. अब चूंकि ये प्रोटीन बना रहा है इसलिए इसके पास ये क्या होता है, इसके पास ये मेनली प्रेजेंट होता है. और तुम जब हायर क्लासेस में जाओगे तो तुम पढ़ोगे कि आरएनए और प्रोटीन का क्या रिलेशन है इससे, ताकि ये प्रोटीन बना रहा है, मतलब ये दोनों का ही प्रेजेंट रहना कौन क्यों जरूरी है. ठीक है. आगे है द 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड 70s एंड 80s. और 70s इज फाउंड इन 70s आपका कहाँ पे रहेगा, तो आपका 70s एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक के अंदर में रहेगा, प्रोकैरियोटिक के अंदर में. और 80s कहाँ पे रहेगा आपका, यूकैरियोटिक के अंदर में रहेगा. यहाँ पे मिशिंग है, यहाँ पे दोनों जो है, जो टाइपिंग करते हैं ना, जो स्लाइड्स वगैरह जो बनाते हैं उनसे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. ठीक है. चलो अब आगे देखते हैं बेटा. तो आगे है हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम. आगे समझ में जो मैंने तुमको बताया कि ये लार्जर सब यूनिट है 50s और ये स्मॉलर सब यूनिट है. यहाँ लार्जर सब यूनिट 60s है और यहाँ स्मॉलर सब यूनिट क्या है, 40s है ना. चलो अब आगे देखते हैं. चलो अब यानी कि हमारे 3 सेल ऑर्गेनल्स आज के क्लास में कंप्लीट हो गए. 2 हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल था और 1 हमारा मेम्ब्रेनलेस था, है ना. फिर प्लास्टिड के बारे में भी हमने बात किया था, वैक्यूल्स था, माइटोकॉन्ड्रिया था, प्लास्टिड था, राइबोसोम्स के बारे में हमने बेसिकली आज देखा. क्वेश्चन चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. मैम एकदम से इजी क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ये भी बिल्कुल ईजी है. प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा तुम्हारा, राइबोसोम्स रहेगा, है ना. अगर मानो रफ ईआर रहता उसको भी करेक्ट कर सकते थे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. इसमें तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन है, तो तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यहाँ पे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस. बेटा यहाँ पे आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मतलब डबल मेम्ब्रेन जो रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि राइबोसोम्स मेम्ब्रेनलेस हैं, सेंट्रियोल भी मेम्ब्रेनलेस होता है, न्यूक्लियोलस भी मेम्ब्रेनलेस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ. क्लोरोप्लास्ट इसमें से किसका टाइप है, तो जल्दी से बता दो. क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम का टाइप नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया का टाइप नहीं है, प्लास्टिड का टाइप है क्लोरोप्लास्ट, है ना. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनल इन प्लांट सेल्स स्टोर वाटर वेस्ट प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल. याद करो इनका स्टोरेज कौन कर रहा था, तो इनका स्टोरेज करेगा बेटा वैक्यूल, है ना. यहाँ पे अगर दिया रहता कि प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर फैट का स्टोरेज कौन कर रहा है, या कलर का, पिगमेंट का स्टोरेज कौन कर रहा है, तब तुम प्लास्टिड करेक्ट कर सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू. ग्रीन कलर का लीव किसकी वजह से है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स वेस्ट मटेरियल एंड मेंटेन्स सेल टर्जिडिटी. सेल को टर्जिडिटी सेल का कौन मेंटेन कर रहा था और वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर कर रहा था, तो जल्दी से बता दो. मैम इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूल. आ रहा है समझ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच प्लास्टिड स्टोर्स स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन. देखो ध्यान से, कौन सा इसमें से प्लास्टिड है जो स्टार्च को, ऑयल एंड प्रोटीन को करेगा, तो स्टार्च को करेगा बेटा. यहाँ पे ना आपका ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा, स्टार्च और ऑयल को कौन करेगा, देखो स्टार्च को करेगा ध्यान से एमाइलोप्लास्ट, ठीक है, एमाइलोप्लास्ट. ऑयल को कौन करेगा बेटा, इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट. और प्रोटीन को कौन करेगा, प्रोटीन को करेगा एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट. तो यानी तुम्हारे ऑप्शंस में ना एक्चुअल में ये तीनों होने चाहिए थे रिस्पेक्टिवली, है ना. बिच प्लास्टिड स्टोर्स अगर ये तीनों दिया हुआ है, या अगर मानो ऐसा हो सकता है क्लोरो है. हाँ देखो तुम यहाँ पे इसके ऐसे ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली कर सकते हो. क्लोरो दिया हुआ है, नो मैम.
क्रोमो, नो मैम। फिर वैक्यूल दिया है, नो मैम। तो एक्चुअल में ये तीनों किसके पार्ट हैं? ये तीनों ल्यूकोप्लास्ट के पार्ट है, तो ल्यूकोप्लास्ट दिया है तो ल्यूकोप्लास्ट करेक्ट कर सकते हो। और नहीं तो अगर दिया रहता कि प्रोटीन्स रिस्पेक्टिवली, तो तुम्हें ये सीक्वेंस बताना था। आ रहा है समझ में? एंड चलो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टी आर फाउंड इन, क्रिस्टी कहाँ पे था? तो मैंने तुम्हें जो हॉट डॉग का स्ट्रक्चर दिखाया था, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें दिखाया था, और बोला था कि जो इनर फोल्डिंग होंगे उसके, इनर फोल्डिंग ऑफ, तो ये इनर फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। मतलब क्रिस्टी कहाँ पे होगा बेटा? तो क्रिस्टी होगा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच सेल ऑर्गेनल्स इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल एंड नॉट इन एनिमल सेल? यानी कौन सा इसमें से प्लांट सेल में तो होता है बट वो एनिमल सेल में नहीं होता है? तो बेटा यहाँ पे प्लास्टिड होगा, है ना, प्लास्टिड हमारे अंदर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इतना ही तक क्वेश्चन है। यानी आज की क्लास में हमने अपने क्लास को स्टार्ट करते करते पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा, गोल्जी बॉडी के बारे में देखा, लाइसोसोम्स के बारे में देखा, मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखा, जो कोऑर्डिनेटिंग सेल ऑर्गेनल्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने अपने अभी के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया? वैक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया हमने डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, प्लास्टिड के बारे में, और लास्ट क्या था बच्चों? राइबोसोम्स के बारे में। अब मैं हमेशा, चूंकि हर क्लास के एंड में आपको क्या बोलती हूँ कि अपने नोट्स को अपडेटेड करके रखो, जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाने बैठते हो तब पता चलता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। ठीक है, आपने नोट्स कितना प्रॉपर बना रखा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच बच्चों।